नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। आपड़ू उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में भारी बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि भारी बर्फबारी शुरू होने से श्रद्धालुओं को दर्शन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। वहीं मौसम ने लगातार हो रही बारिश के कारण यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत गौरीकुंड और सोनप्रयाग में केदारनाथ दर्शन करने जा रहे तीर्थ यात्रियों को रोक दिया गया। साथ ही यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीएम धामी ने भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए श्रद्धालुओं से यात्रा न करने की अपील की है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा रहे सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल ने आज बीजेपी मुख्यालय में अपने करीब 400 समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। बता दें कि भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में आपके बेहद बुरे प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी ने 29 अप्रैल को दीपक बाली को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था, जिसके करीब एक महीने बाद यानी 18 मई को कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। और इनका स्वभाव कभी उस पार्टी के अनुरूप नहीं था। जैसा इनका स्वभाव है उस प्रकार का इनका कभी स्वभाव नहीं रहा। और हम लोग आमने सामने हमेशा रहे, लेकिन कभी भी एक सैनिक होने के नाते हमने कभी भी जो है कर्नल साहब के ऊपर किसी प्रकार की भी कोई टीका टिप्पणी कहीं से नहीं। वो इस बात का एक मैं कहूँ कि स्पष्ट उदाहरण है कि हमारी पार्टी हमेशा सैनिकों का सम्मान करती रही। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की बात हो, सैनिकों के मान सम्मान की बात हो, या सैनिकों के लिए हमेशा काम करने की बात हो, तो हमेशा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा सैनिकों के लिए काम किया। और आज कर्नल साहब ने और उनके सभी साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और मैंने जैसा अभी दिल्ली प्रवास के दौरान कहा था, मैं अभी एक प्रवासियों की बैठक में गया था और उस बैठक में मैंने कहा था कि आप पार्टी में जब कर्नल कोठियाल समेत सभी लोगों ने उस पार्टी को त्याग दिया है, तो इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो गई है कि अब पूरे देश के अंदर ये अभियान चलेगा। और यहाँ पूरी तरह से पार्टी साफ हो गई है। पूरे देश में जो है इसी प्रकार से जो है हर जगह साफ होती चली जाएगी। एक फौजी रहे हैं हम पहले 2013 में पहली बार उत्तरकाशी में पोस्टिंग आए थे उत्तराखंड में आर्मी की तरफ से। कई मौके मिले हमें काम करने के, खासकर केदारनाथ में। उसके बाद कई समाज सेवा वाले काम थे, जैसे यूथ फाउंडेशन हमने बनाई। जब ये सब चीज़ें देख रहे थे तो उस टाइम पे हमको लगा कि शायद पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से इन्हीं कामों को हम 100 गुना और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हमें कहीं आम आदमी पार्टी से बातचीत हुई तो हमें लगा कि शायद उनके साथ में ये तरीके बनेंगे और जो अच्छा सोचते हैं हम उत्तराखंड के बारे में उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन कुछ समय में हमें ऐसा लगना शुरू हुआ कि कई बार हमारे जो फैसले होते हैं ना, हो सकता है वो जल्दबाजी में रहे हों, तो पूरी तरीके से सोचे हुए नहीं थे। और जब हमें लगा कि पार्टी का जो आम आदमी पार्टी का जो काम का जो तरीका है वो अपने नज़रिए में वो शायद सही मानते होंगे, लेकिन वो तरीका ऐसा था कि हमारी नज़र में उत्तराखंड की भलाई के लिए तो नहीं था। और ये सब सोच करके हमने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी जरूर, हम जब आम आदमी पार्टी में थे तो बोला जाएगा कि एक अपोनेंट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई शक नहीं है, हमारा तो पूरा परिवार, हमारे जो बैकग्राउंड है। बहुत सारे मुद्दों को लेकर कर्नल कोठियाल जी ने हमारे सभी साथियों ने पार्टी करने के बाद करनी में क्या करना है। उत्तराखंड से आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल के 18 मई को पार्टी छोड़ने के बाद से उत्तराखंड के सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी
किसी का मानना था कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन का ना करने की वजह से कर्नल कोठियाल को खुद केजरीवाल साइडलाइन कर रहे थे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बहुत कश्मकश के बाद हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी ने सीधी बात की कर्नल अजय कोठियाल से। क्या कहा है कोठियाल ने, वो आपको सुनाएंगे। पार्टी के पूर्व सीएम उम्मीदवार उत्तराखंड से कर्नल कोठियाल जी, सर से हम बात करेंगे। सर, आपने आपका दामन छोड़ा है, भाजपा का दामन थामा, किस तरह से? देखो, उत्तराखंड के हित के लिए ना कोई भी कदम लिया जाए वो कदम लेना चाहिए। हमने भी उत्तराखंड के हित के लिए काफ़ी सोच करके जो कदम लिया है वो सभी के सामने, और उत्तराखंड की अच्छाई के लिए जैसे हमेशा सोचते थे उसके और आगे बढ़ाना। सर, ऐसी भी तमाम चर्चाएं हैं कि आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष है आपको तमाम जिम्मेदारी देने जा रहा था, लेकिन आप जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लेकर कहीं ना कहीं उसकी जिद है। क्या ये बात सही है? चर्चाओं को चर्चाओं में रहने देना चाहिए, हमारे कैरेक्टर को पहचानना चाहिए। हमारा मकसद हमेशा उत्तराखंड के भलाई के लिए, उत्तराखंड की भलाई के लिए जो करते रहे। सर, ऐसे भी कुछ चर्चाएं आज जो है बहुत टाइम शेड्यूल है तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं उनका, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तफसील से बहुत लंबी बात भी नहीं हो पा रही है। बहरहाल कर्नल कोठियाल ने कहा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के भाजपा को ज्वाइन किया है और आम आदमी पार्टी को छोड़ा है। कोठारी के साथ मैं अस्करी जाफरी, एनबी न्यूज़ के लिए। जोशीमठ में मौसम खराब होने के बावजूद भी हेमकुंड साहिब की यात्रा अपने चरम पर है। धाम में हल्की बर्फबारी होने से कड़ाके की ठंड हो रही और कड़ाके की ठंड के बावजूद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही। कोरोना के 2 वर्ष बाद अपने समय पर शुरू हुई यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह बना हुआ है। हेमकुंड साहिब में अभी तक 7,000 श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। उत्तराखंड सरकार अब प्रदेश भर के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ साथ वक्फ बोर्ड की अरबों रुपयों की संपत्तियों की जांच भी कराने जा रही। क्या कुछ एक्शन होने वाला है प्रदेश भर के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर और कब्जाई संपत्तियों पर? कैसे चलेगा सरकार का चाबुक? इसको लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मामलों के मंत्री चंदन रामदास से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी ने। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री, परिवहन मंत्री हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, चंदन रामदास। उनसे बात करते हैं। प्रदेश के जो मौजूदा हालात हैं मदरसों के, वो क्या है? तमाम जो गैर सरकारी मदरसे जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है और वो सहायता ले रहे हैं सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी। सर, क्या कुछ चल रहा है? अभी अगर हम मदरसों की बात करें तो अभी फिलहाल क्या स्टेटस है? आज मैंने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और वक्फ बोर्ड की बैठक ली है समाज कल्याण के तहत, और मेरे संज्ञान में ये आया है कि हमको शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमने बहुत से सेक्टर में काम करना है, और इसी सेक्टर में हमारे प्रदेश में मदरसे भी चल रहे हैं। मदरसों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जाए, ये हमारा प्रदेश और सरकार और केंद्र सरकार का ये प्रयास है। जो मेरे संज्ञान में आया है, हमारे उत्तराखंड प्रदेश में 419 मदरसे चल रहे हैं, नहीं 425 मदरसे चल रहे हैं, जिसमें 192 मदरसों को केंद्र सरकार या उत्तराखंड सरकार से सरकारी मदद मिलती है। मगर ये संज्ञान में आया मेरे कि वो शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि कक्षा 5 तक अगर बच्चा मदरसे में पढ़ाई करेगा, अगर कक्षा 6 में सरकारी स्कूल में जाएगा तो उसका एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको टीसी नहीं मिलेगी। और अगर उसको टीसी नहीं मिलेगी और अगर उसका कक्षा 6 में एडमिशन नहीं होगा तो उसकी 5 तक की शिक्षा बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इसलिए मैंने आज अपने विभाग को कहा है इसकी जांच कराएं और मदरसों से कहें कि आप शिक्षा विभाग की मान्यता अनिवार्य रूप में समयबद्ध तरीके से ले लें। यदि आप शिक्षा विभाग की मान्यता नहीं लेते हैं तो आपकी सरकारी जो मदद है वो रोक दी जाएगी, और शिक्षा विभाग की मान्यता न लेने के कारण आपको जो सरकार द्वारा सुविधाएं दी जाती थी वो भी नहीं होगी, और आपको
मदरसे बंद भी करने पड़ सकते हैं, ऐसा मैंने निर्देश दिया। सर, चूंकि प्रदेश को बने हुए 21 साल हो गए हैं, ऐसा क्या बड़ा कारण रहा है कि अभी तक जो प्रदेश में संचालित मदरसे हैं 425, उनकी मान्यता ही नहीं हो पाई किसी एक की भी? क्या कारण मानते हैं सर आप इसके पीछे? देखिए, दोनों तरफ से कमियां हैं। इस समय क्या है कि जो सरकारी मदरसे हैं हमारे, वो प्रबंध समिति द्वारा चलाए जाते हैं और उनके खाते में पैसा जाता है। मुझे तो यहाँ तक भी शिकायत आ रही है, जो प्रबंध समिति है वो टीचरों को भी धनराशि समय पर नहीं देते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी करी है कि जो भी पैसा हमारा आए वो प्रबंध समिति में जाए। इसलिए जब प्रबंध समिति सीधे पैसा ले रही है, उनके अगल बगल की जो भी संपत्तियां लोगों ने अवैध कब्जे में की हैं, उनको तत्काल छुटाने का काम और उन पर वैधानिक कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चंद्रन रामदास, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि प्रदेश में तमाम जो संचालित मदरसे हैं, अगर वो मान्यता प्राप्त उनको नहीं होती है तो उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार से उनकी सहायता रोके जाने के विषय में वो बात करेंगे, जिसके लिए उन्होंने निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही वक्फ की तमाम जो संपत्तियां हैं जिन पर कब्जा किया जा चुका है, उनके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अपने सहयोगी सतीश कोठारी के साथ मैं अस्करी जाफरी, एनबी न्यूज, देहरादून के लिए। मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास कुछ शरारती तत्वों ने स्थानीय दुकानदारों पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक हमला करने वाले युवक नशे में थे और वहां मौजूद दुकानदारों और ग्राहकों ने जमकर मारपीट करते हुए फरार हो गए, जिनमें एक शिवसेना का नेता भी बताया जा रहा है। प्रभारी निरीक्षक गिरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 6 लोग आए, जिनमें मेन थे रवि ग्रोवर जी। वो आए, नशे में वो धुत थे। उन्होंने वहाँ शराब पी, बाहर खड़े होकर हमने उन्हें समझाया कि आप बहुत नशे में, आप कृपया यहाँ से चले जाइए, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने आस पड़ोस में कलेश करा, गाली गलौज करा। उनके साथ जो महिला मित्र थी, उन्होंने भी बहुत चीखा चिल्लाई करी, बहुत गाली गलौज करी। ये सब बोला कि सब मैगी पॉइंटों में आग लगा दिया जाएगा, सब बंद करवा दिया जाएगा। उन्हें समझाया, वो नहीं माने। फिर हमने अपनी दुकानें वगैरह, हमने कैफ़े बंद कर दिए, वो लेकिन वहाँ से नहीं गए। थोड़ी देर बाद वो अपने मित्रों को उन्होंने बुलाया, कम से कम 40-50 लोग आए, कुछ चाकू लेके, कुछ डंडे लेके, कुछ होकिया लेके और बहुत अन्य सामान लेकर आए। और उन्होंने फिर कैफ़ों में घुस के ज़बरदस्ती तोड़ा फोड़ी करी और हमारे साथ वालों के साथ मारपीट। पूरा तो अंदाज़ा नहीं, जहाँ तक मेरे को सुनने में आया ये शिवसेना से है। पौड़ी जिले के सपलोड़ी गांव के गुस्साए ग्रामीणों ने पिंजड़े में फंसे एक गुलदार को जिंदा ही आग के हवाले कर डाला, जिस पर गुलदार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं वन विभाग की टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही गुलदार पूरी तरह से जल चुका था, जिसके जल चुके शव को किसी तरह से वन विभाग नागदेव रेंज ला पाया। दरअसल इसी क्षेत्र में 15 मई को एक गुलदार ने जंगल में घास लेने गई एक महिला पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार डाला था। ऐसे में इस घटना के बाद ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश के बाद एहतियात के तौर पर वन विभाग ने क्षेत्र में पिंजरा लगाया था। देखिए, दिनांक 15/5/2022 को सपलोड़ी गांव है एक पावो के पास, उसमें एक महिला की बाघ द्वारा मृत्यु की सूचना मिली थी। तो उसमें कार्रवाई करते हुए पिंजरा लगाने की, ट्रंकलाइज करने की और बाघ को पकड़ने के लिए सैंक्शन मांगी गई थी और उसके अनुसार कार्रवाई भी की गई थी। आज 24/5/2022 को सुबह के टाइम जब सूचना मिली कि पिंजरे में बाघ कैद हो गया है, उसको पकड़ने के लिए या वहाँ से हटाने के लिए जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुँची तो उसका ग्रामीणों ने प्रतिरोध किया। कोई कार्रवाई नहीं करनी थी और बाघ को वहाँ जिंदा ही मौके पर जला दिया उन्होंने। इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है और आगे कार्रवाई जब जो भी होगी वो संज्ञान में लाई। पहाड़ी जनपदों में ऑनलाइन शॉपिंग में लोगों की खरीद के बढ़ते क्रेज के कारण बाजार में उपभोक्ताओं की आमद कम होने से शहर की दुकानों में खरीदारी पर खासा असर देखने को मिल रहा है।
अल्मोड़ा शहर में जब से ऑनलाइन का पैटर्न बढ़ा है तब से ही बाजार पर इसका व्यापक असर दुकानदारों की कमाई पर पड़ने लगा है, जिससे व्यापारी परेशान नजर आने लगे हैं। अल्मोड़ा व्यापार मंडल के अध्यक्ष का कहना है कि ऑनलाइन ही लोग अपनी जरूरत की वस्तुएं मंगा रहे, जिससे कि बाजार में व्यापारी खाली हाथ बैठे हैं। तो ऑनलाइन का बाजार में जो फर्क पड़ा है, बाजार पूरी तरीके से आर्थिक मंदी का शिकार हो गया है। आप देखिए, कभी बाजारों में रौनक हुआ करती थी, जो लगनों का सीज़न चल रहा है, शादी विवाहों का सीज़न चल रहा है, आज व्यापार बिल्कुल चौपट हो चुका है। और जिस तरीके से अगर यही हाल रहा तो मुझे लगता है कि 2-1 साल में काफ़ी जो दुकानें हैं वो बंद होंगी और जो व्यापारी है वो बेरोजगार होगा, क्योंकि जिस तरीके से आज मॉल खुल रहे हैं और लगातार जो ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन में जो छूटें चल रही हैं, क्योंकि हमारा एक व्यापारी इन ऑनलाइन वालों से कहीं पर भी कंपटीशन नहीं कर सकता है। और इस तरीके से अगर यही रुख रहा बाजार का और लोगों का, तो मेरा लोगों से एक निवेदन है कि भैया बाजार में आइए, बाजार की रौनक वापस लाइए, क्योंकि हर सुख दुख में आपके साथ व्यापारी खड़ा रहता है। अगर यही स्थिति रही तो बाजार बुरी तरह बर्बाद हो जाएंगे और व्यापारियों को अपना रोजगार बंद करना पड़ेगा। अगर देखा जाए, डेली तो 1000 से 1200 पार्सल आते हैं, ऑफ सीजन में ये 700-800 ऐसे आते हैं और एवरेज जो है वो 1000-1200 तो आता ही है। इस टाइम जब त्यौहार का सीजन आता है, इसमें आता है 1500-1600 के बीच आता ही है। तो पर डे का हमारा ये है, एवरेज जो है वो 1000 से 1200 का लोड आता है हमारे ऑफिस इसमें, कुरियर डिलीवरी में। बस डिफरेंस यही है कि एक तो क्या है कि होम डिलीवरी हो जाती है, कस्टमर को घर में ही मिल जाता है, कि उनको कहीं जाने का वो नहीं मिलता है। और ये है कि जो रेट है मार्केट से सस्ते हैं, मतलब जैसे अगर कोई देखा जाए तो जो कोई मार्केट में अगर 1000 का है तो वो ऑनलाइन में कम का है। और यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के चमोली में पूर्व कैबिनेट मंत्री और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने हापला घाटी के क्षेत्रों में लोगों से जनसंपर्क किया। वहीं उन्होंने इस दौरान गांव में जनता की समस्याओं को प्रमुखता से सुना, साथ ही ग्रामीणों की हर तरह से मदद देने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि लोगों से कहा कि आपका बेटा बनकर आपके बीच काम करूंगा। लिस्ट बड़े तो मैं मुझे रजनी भंडारी हम दोनों मिल करके उस सामान को गांव में ही हम पहुंचा देंगे। और रजनी भंडारी ने बोल दिया है कि इसका मैं पूरा यहाँ इन खम्भों पे हम संगमरमर लगवाइए, जो ग्रेनाइट है, और यहाँ टाइल्स बिछाइए, ताकि ये बढ़िया लगे, सुंदर लगे, आगे से हमारे नाम का फोटो आ जाए, ताकि जो हमको विपक्षों से ये छोड़ना हो। पोखरी विकास खंड में हमने विकास भी तभी देखा जब हम सब लोग एकजुट हुए। आज हमारी चाहे मातृशक्ति हो, चाहे युवा भाई हो, चाहे बुजुर्ग हो, सब जागरूक है। सड़क के बारे में भी सब लोग कह रहे थे, सड़क है तो हमारी लाइफ लाइन है। बीमार है तमाम, आज कौन जा रहा पैदल, और ये जो सड़क बनेगी जिला योजना से बनेगी, आपको मुआवजा भी जरूर मिलेगा। जो सड़ना की बात करें, सड़ना 8 लाख रुपए जिला पंचायत से हमने भी दिए, फिर भी उन लोगों ने अपना पैसा लगाया। पर आपने भंडारी जी को विधायक बनाया। अगर सरकार बनती तो कई काम होते, फिर भी भंडारी जी अपने आप में सक्षम है। जिला पंचायत तुम्हारा है, प्रमुख तुम्हारा है, और विधायक भी तुम्हारा है, सब। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि केदारनाथ धाम मार्ग में विभिन्न जगहों पर भारत के वीर सपूत और देश के प्रथम रक्षा प्रमुख यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत के नाम के सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये हमारी तरफ से धरती पुत्र को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ ही यात्री भी अपने साथ देवभूमि से कुछ भावपूर्ण स्मृतियां लेकर जा सकेंगे। केदारनाथ की यात्रा चरम सीमा पर है। अनेक पर्यटक और धार्मिक यात्री केदारनाथ दर्शनों को जा रहे हैं। स्थान स्थान पर सुशांत सिंह राजपूत की जगह हम हमारे प्रथम चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी के हम चित्र लगाएंगे, ताकि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं उनके चित्र के आगे।
गैंगस्टर यशपाल तोमर पर यूपी सरकार की कार्रवाई के बाद अब हरिद्वार प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। अभी तक गैंगस्टर यशपाल तोमर पर अपनी कृपा बरसाने वाले जिला प्रशासन ने अब गैंगस्टर यशपाल तोमर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके चलते गैंगस्टर के एक रिश्तेदार की करोड़ों की ज्वालापुर के समीप जुर्स कंट्री के पीछे बेशकीमती जमीन को कुर्क करने के जिलाधिकारी कोर्ट ने आदेश दिए हैं। बता दें कि जमीन को आज हरिद्वार जिला प्रशासन ने कुर्क कर अपने कब्जे में ले लिया है। देखिए, एक नॉर्मल एक प्रक्रिया है ये, और एसटीएफ द्वारा एक मामले में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। लैंड ग्रैबिंग से रिलेटेड इश्यूज थे और उसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उनके द्वारा सेक्शन 14 के तहत एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें एक भूमाफिया के विरुद्ध गिरोहबंदी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए अपेक्षा की गई थी। और सेक्शन 14 में ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर होता है कि फिर उस पर उसकी सीजर की कार्रवाई करते हैं। सारे तथ्यों को देखने के बाद इट्स एब्सोल्युटली ये लीगल मैटर, उसमें मैंने आदेश दिया था और उस प्रकरण में काफ़ी उसका इम्प्लीमेंट जो कुर्की की कार्रवाई थी हो गई थी। लेकिन हरिद्वार की एक प्रॉपर्टी थी ज्वालापुर में, लगभग 40 से 45 बीघे की लैंड है, उस पर कुर्की की कार्रवाई आज कर दी गई है और जिसका एस्टिमेटेड जो बाजारू मूल्य है लगभग 70 to 72 करोड़ के आसपास है। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभा कक्ष में ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति से संबंधित समीक्षा बैठक लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ की। बैठक में मंत्री अग्रवाल ने ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे सड़क निर्माण कार्यों के प्रगति की जानकारी अधिकारियों से ली। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी ऐसे सड़कें हैं जिन पे काम चल रहा था और निश्चित रूप से मैंने आज विभागीय अधिकारियों से सीधे तौर पे कहा है कि उनकी गुणवत्ता और उनका समय पूरी तरह से उस पर कोई कंप्रोमाइज़ हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ ये बात तो ठीक है, बहुत सारी लोक निर्माण विभाग के द्वारा सड़कों का निर्माण हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो काम चल रहा है उसमें और जो काम अभी होना है उसमें सीधे तौर पे मेरे द्वारा कहा गया है कि मेरे यहाँ लगभग, मुझे याद है कि बहुत सारी सड़कों का उस समय हमने एस्टिमेट बनाने के लिए भेजा था, तो ये लगभग 49 करोड़ की सड़कें थी, लेकिन अभी तक उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हुई। मुझे इस बात का दुख है कि मेरे द्वारा भेजने के बाद इन पे आज जो स्वीकृति मिलनी चाहिए थी उसमें थोड़ा इन्होंने जो हिवा हवाली की है, मैंने इसमें बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि इनकी आप तुरंत इस पर स्वीकृति दिलाइए, उस पर कहाँ अड़चन आ रही है, उस पर कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा है तो मुझे बताइए, लेकिन ये काम होना है। इसी प्रकार के जो हमारे यहाँ काम चल रहे हैं उस पर जैसे मैंने आपको कहा कि ये सब काम मेरे द्वारा उस टाइम स्वीकृत कराए थे, तो लगभग ये 17 काम थे जिसमें कुछ काम अभी शुरुआत ही नहीं हुई। मुंबई से तपोवन योगा सीखने आई एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मुनिकीरेती थाना पुलिस के मुताबिक मुंबई से एक युवती फरवरी माह में तपोवन योगा सीखने के लिए पहुंची थी। इस दौरान उसकी मुलाकात अतुल फ्रांसिस जकारिया से हुई। दोस्ती आगे बढ़ी तो दोनों ने मिलकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया। दोनों ने 2 महीने तक साथ में रहने के बाद अतुल युवती को परेशान करने लगा। 21 मई को युवती ने अतुल से अलग होने का फैसला लेते हुए मुंबई जाने का निर्णय ले लिया। बस यही बात अतुल को नागवार गुजरी और उसने पहले युवती के साथ मारपीट की और फिर मना करने के बाद जबरदस्ती बलात्कार कर दिया। उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। जिला विकास प्राधिकरण की लापरवाही करें या फिर अधिकारियों की मिलीभगत, बिना प्राधिकरण की अनुमति के शहर में 145 अवैध बिल्डिंग खड़ी हो गई, लेकिन प्राधिकरण को भनक तक नहीं लगी। शासन के निर्देश के बाद अब प्राधिकरण नींद से जागा है और इन अवैध बिल्डिंग मालिकों को नोटिस जारी कर जवाब मांग रहा है। आपको बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट
सचिव ऋचा सिंह ने बताया कि 145 अवैध भवन चिन्हित किए गए, जिनके द्वारा निर्माण के लिए प्राधिकरण में आवेदन किए गए थे, लेकिन उनके आवेदन को पूर्व में ही रोक दिया गया था या फाइल आगे नहीं बढ़ी थी। उसके बावजूद भी इनके द्वारा निर्माण कार्य कर भवन तैयार किए गए। ऐसे में अब इन सभी भवन स्वामियों के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है। आगे आप लोग करोगे। देखिए, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और HN स्कूल से जो प्रधानाचार्य महोदय थे, उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया था इस आशय का कि जो उनके स्कूल से लगती हुई बाउंड्री है, उसमें जो बाहर उनकी किराए की दुकानें हैं, उन्होंने अंदर की दीवार तोड़कर वहाँ पर कुछ गेट लगा दिए हैं, कुछ टीन शेड लगा दिए हैं, और जिसके द्वारा वहाँ पर कुछ ऐसे अवैध कार्य किए जा रहे हैं जिसमें कि शराब पिलाने की शिकायत आ रही थी या वहाँ पर जुआ खेला जा रहा था। तो इसको लेके आज मैंने वहाँ पर आकस्मिक निरीक्षण किया था उस स्पॉट का, और मौके पे मुझे वहाँ पर जो दुकानें थी, उनकी खाने पीने की जो दुकानें थी, उनमें कमर्शियल यूज़ का सिलेंडर यूज़ होना चाहिए, घरेलू सिलेंडर यूज़ हो रहा था, तो मैंने उन सिलेंडरों को जब्त किया है। इसके अलावा जो भी बाउंड्री तोड़कर उन्होंने पीछे से दरवाजे लगाए थे, उन सभी को मैंने सील कर दिया है, और जो भी सरकारी ज़मीन में टीन शेड वगैरह डाले गए थे, उस अतिक्रमण को मैंने वहाँ से हटवा दिया है। इसके अलावा अवैध निर्माण को लेकर के लगातार कार्रवाई की जा रही है प्रशासन तरफ से, कौन कौन सी जगह चिन्हित है और आगे क्या कार्रवाई होनी है? देखिए लगातार जैसा कि आप जान रहे हैं कि कमिश्नर सर ने भी निर्देश दिया था, और पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी लोगों से पहले भी अपील की गई है, आपके माध्यम से भी मैंने अपील करी है कि जहाँ जहाँ भी अवैध निर्माण लोग कर रहे हैं, कृपया अपने नक्शे पास करा लें या कंपाउंड करा लें, उसके बाद ही निर्माण कार्य करें। तो अभी एक सर्वे हो रहा है, और जहाँ जहाँ से भी इसमें अवैध निर्माण पाया जा रहा है उसमें तत्काल। और मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।